मैं सिगरेट छोड़ ही नहीं पा रहा था। देखते देखते मैं सिगरेट पे कंट्रोल ही नहीं कर सकता था। फिर मेरे दोस्त ने आयुर्वेदिक सप्तऋषि नो नशा पाउडर लेने की सलाह दी। मैंने उसकी हिम्मत और जज्बे को सैल्यूट किया और नो नशा पाउडर का सेवन किया। इसका 7 बार सेवन करते करते मैं सिगरेट को भूलने लगा और आज देखिए मैं एक भी सिगरेट नहीं पी रहा हूँ। जब मैंने इसके फ्री सैंपल के बारे में जाना तो मुझे यकीन हुआ कि इनका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि हम जैसे लोगों का नशा छुड़वाना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नो नशा पाउडर को कि जिसकी मदद से आज मैं बिल्कुल नशे मुक्त हूँ। अजी हम तो बस ओकेजनल ड्रिंकर हैं, कभी कभी कोई मौका होता है तो पीते हैं। आज मैं बड़ा खुश हूं यार, शराब पीनी चाहिए। आज बड़ा दुखी हूं, शराब पीनी चाहिए। आज का दिन बड़ा खाली खाली सा है, शराब पीनी चाहिए। दरअसल आप शराब को नहीं, शराब आपको पीने के बहाने ढूंढती है। और कब आप ओकेजनल ड्रिंकर से शराबी हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पता तो तब चलता है जब मोहल्ले दफ्तर में लोग शराबी या पियक्कड़ जैसे नामों से आपको बुलाने लग जाते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर आयुर्वेदा सप्तऋषि नो नशा के साथ आप अपनी खोई हुई इज्जत, अपने खोए हुए नाम को वापस पा सकते हैं। नो नशा पर टीवी, टेली शॉपिंग और आयुर्वेदा सप्तऋषि को पूरा भरोसा है। ये आपको 100% फायदा देगा और इसके अलावा अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फ्री सैंपल मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 250 रुपए हैंडलिंग और कुरियर चार्जेस देने होंगे। तुरंत कॉल करें 01165155000 और 01165700999। नो नशा की असली कीमत है 7,990 रुपए, लेकिन नशे के खिलाफ इस मुहिम में आपको देना होगा सिर्फ 2,490 रुपए और 250 रुपए डिलीवरी चार्जेस अतिरिक्त। तुरंत ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 01165155000 या 01165700999 या फिर 01165159400। आप अपना ऑर्डर SMS से भी मंगवा सकते हैं। SMS करें टेली स्पेस नो और भेज दें 57333 पर। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। खत्म हुई +2, इसके बाद करियर की चिंता। मेवाड़ यूनिवर्सिटी और चैनल 1 न्यूज लाया है एक सुनहरा अवसर। पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हम देते हैं मीडिया इंस्टीट्यूट से बेहतर फील्ड, स्टूडियो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1 और हम लाए हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स जिसमें बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, PhD इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। लगातार पत्रकारों की मांग को चैनल नंबर 1 न सिर्फ समझता है बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने का जज्बा भी रखता है।
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री के गढ़ में गरजे। ऑडियो ब्रिजिंग के जरिए मोदी ने 2014 लोकसभा के लिए शंखनाद किया। बीजेपी जेडीयू गठबंधन खत्म होने के बाद मोदी पहली बार बिहार में गरजे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश भी बिहार में सुशासन देने का दावा करते हैं और खुद को मोदी से बड़ा मानते हैं। तो भला ऐसे में मोदी पीछे कहां रहने वाले थे? उन्होंने जमकर नीतीश पर आरोप लगाए, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। नमस्कार, मैं हूं आदिल खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मोदी का चुनावी टॉनिक। मोदी पर बीजेपी को भरोसा है, बीजेपी अध्यक्ष को भरोसा है, इसलिए राजनाथ सिंह ने मोदी के हाथ में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी है, जिससे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी खासे नाराज भी हो गए। लेकिन बावजूद इसके मोदी के कंधों पर बीजेपी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने वक्त की नजाकत को समझते हुए मोदी को सबसे पहले संसदीय बोर्ड में शामिल किया। उनके इस कदम से साफ संदेश गया कि बीजेपी मोदी पर भरोसा जता रही है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ पार्टी में विरोध के स्वर भी उठे। राजनाथ सिंह ने सबको दरकिनार करते हुए मोदी को गोवा में चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी। राजनाथ सिंह के इस फैसले से बीजेपी के अपने कुनबे में ही हो हल्ला उठने लगा। गुजरात की समतल जमीन पर अपना परचम फहराने वाले मोदी के लिए देश की राजनीति में अलग पहचान बनाना बंजर जमीन पर हरियाली पैदा करने जैसा है। मोदी को चुनाव प्रचार की कमान मिली तो आडवाणी ठिठक गए। पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे की धमकी दी। खैर, उन्हें मना लिया गया। इसके बाद करीब 18 साल तक बीजेपी से गठजोड़ करने वाली जेडीयू भी पल्ला झटक कर अलग हो गई। ये तमाम घटनाक्रम इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी को भले ही संघ का भरपूर साथ मिल रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोदी का विरोध नहीं हो रहा। मोदी के खिलाफ पार्टी के अंदर भी विरोध है और एनडीए में भी विरोध है। इसके अलावा सेक्युलर कहलाने वाली पार्टियां पहले से ही विरोध कर रही है। यानी यूं कहें कि मोदी के खिलाफ दुश्मनों की एक बड़ी फौज खड़ी है। जो मोदी को अछूत करार देकर उनके रास्ते को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। मोदी को जब से चुनाव प्रचार की कमान सौंपी गई है, वो तब से धुआंधार दौरे कर रहे हैं। पार्टी की जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को भी मोदी अपने चुनावी गेम प्लान के साथ दिल्ली पहुंचे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद चुनाव प्रचार समिति की बैठक हुई, लेकिन आडवाणी ने मोदी की रणनीति को किनारे कर दिया। नतीजा ये रहा कि बैठक बेनतीजा रही। गुरुवार से लेकर शनिवार तक बीजेपी नेता संघ की शरण में हैं। बैठक में मोदी का खेल बिगाड़ने के बाद आडवाणी ने शुक्रवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैया जी से मुलाकात की। इसके बाद शनिवार को राजनाथ सिंह भी नागपुर पहुंचे। मोदी के हाथ में चुनाव प्रचार की कमान है और पार्टी की कमान राजनाथ सिंह के पास, जबकि एनडीए की लगाम लालकृष्ण आडवाणी के पास है। बहरहाल मोदी को ऐसे घोड़े का घुड़सवार बनाया गया है जिसकी लगाम और कमान किसी और के हाथ में है। इसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अच्छे घुड़सवार होने के बावजूद मोदी पार्टी विद डिफरेंसेस के पीड़ित बीजेपी को रफ्तार दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो मोदी ने ऑडियो ब्रिज सिस्टम के जरिए 1500 कार्यकर्ताओं से बात की। क्या है ऑडियो ब्रिज सिस्टम? ऑडियो ब्रिज सिस्टम एक कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है जिसके जरिए एक साथ कई लोग एक साथ बात कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू। इस सिस्टम में एक कोड दिया जाता है, 10 से 20 लोगों को एक कोड दिया जाता है। उसके बाद सैकड़ों लोग इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ सकते हैं। सवाल यह है कि मोदी आखिर खुद बिहार क्यों नहीं गए? हमारे साथ हमारी राजनीतिक सलाहकार अग्निमा दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अग्निमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र मोदी ने आज
टेली कम्युनिकेशन जो किया है स्थापित, 1500 कार्यकर्ताओं से बात की है एक साथ बीजेपी के, उन्हें चुनावी गुड़ भी सिखाए, साथ ही नीतीश कुमार पर भी जमकर बरसे, साथ ही किस तरीके से लोकसभा 2014 की रणनीति तैयार करना है इस पर भी थोड़ी बहुत बातचीत की गई। क्या आखिर वजह रही, मोदी बिहार क्यों नहीं गए? क्या जेडीयू के कार्यकर्ताओं का डर सता रहा था, उनके विरोध का डर सता रहा था, इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहते, वो अभी नहीं चाहते कि उनकी फजीहत हो, या इसके पीछे कुछ और वजह थी? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई डर रहे थे। पहले भी एक बिहार में बीजेपी के नेता का देहांत हुआ था, तब गए थे, तो ये नहीं है। लेकिन एक सोची समझी रणनीति के जरिए उन्होंने ये जो आज बिहार का जो कार्यकर्ता या कहें प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के और जिला अध्यक्ष, उनके साथ एक संवाद बनाने का जो उन्होंने एक नया तरीका, मतलब जो कहना चाहिए, जो आप ऑडियो ब्रिज कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, उसके जरिए उन्होंने एक संवाद बनाने की कोशिश करी है। जो पहले भी वो इस तरह से हाईटेक चीजों का इस्तेमाल कर चुके हैं, यहां भी कराए, लेकिन इससे ज्यादा हाईटेक से ज्यादा यह है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनका संवाद हर किसी से है। वो अपने भाषणों के जरिए युवाओं से जब बात करते हैं तो वो अपना एक संवाद बनाते हैं। आज ये हमने प्रत्यक्ष उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि वो कार्यकर्ताओं से भी अपना सीधा संवाद बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं। तो ये उनकी जो एक पर्सनैलिटी का जो एक अपना जो अभी हिस्सा जो ये दिखाते हैं कि मोदी बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप है या कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है, उनसे संवाद इतना बना के नहीं रखते हैं, तो उसको एक काट के दृष्टि से भी ये बिहार का जो देखा जाए जो संवाद किया वो है। साथ ही उन्होंने निश्चित तौर पे नीति, अभी हाल ही में जेडीयू अलग हुआ है बीजेपी से, तो उसके बाद ये जो एक पहला उनको मौका मिला था उसमें उन्होंने कहा भी है कि जो वो अलग हुए हैं उसके लोग उसको माफ नहीं करेंगे। तो लेकिन अग्निमा जी, ये संवाद तो बिहार जाकर भी स्थापित किया जा सकता था। नहीं, बिहार जाके किया जा सकता है, हर जगह जा सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो अभी और बड़ी कोई रैली का आयोजन उनका होगा, जैसा कि अक्टूबर में कहा जा रहा है कि एक बड़ी विशाल रैली का आयोजन होगा। लेकिन जिस तरीके से एक स्टेप वाइज अपनी रणनीति का हिस्सा है, अभी जाते एक बैठक लेते शायद इतना उसको प्रचार का मौका मिलता नहीं, लेकिन ये जो उन्होंने एक दिखाने की कोशिश करी और खुले रूप में दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि उस संवाद को आप भी सुन सकते थे, हम भी सुन सकते थे। यानी मान लिया जाए कि ये एक प्रोमो के तौर पर भी देख लिया जाए, आने वाले वक्त में अगर वक्त की कमी के चलते नेता सभी जगह पर नहीं पहुंच सकते तो बहुत से कार्यकर्ताओं को एक जगह पर इकट्ठा कर एक ही समय में एक ही संदेश दे सकते हैं। वक्त की नजाकत या वक्त की कमी के चलते एक नया तरीका है, प्रोमो चलाया जा रहा है, इसका ये ट्रेलर चल रहा है, इसकी पूरी फिल्म लोकसभा और आने वाले चुनाव में देखने को हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा देश है। अगर हम मोदी की हम बात करें कि उनको जो चुनाव प्रचार की कमान सौंपी गई है, उसमें उनके लिए बहुत कम समय है कि वो पूरे देश का दौरा कर सकें, रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। लेकिन जहां तक कार्यकर्ताओं से अगर वो संवाद बनाते हैं, क्योंकि बीजेपी का लिए ये भी बहुत जरूरी है कि उनका कार्यकर्ता जो उत्साहित हो, बाहर निकले और काम करे वो पार्टी के लिए। तो मोदी एक ऐसा चेहरा थे जिनके लिए पार्टी का कार्यकर्ता बाहर निकलने को तैयार था, लेकिन उससे संवाद बना के वो एक बहुत अपना और भी जगह पूरा संदेश दे रहे हैं पूरे देश के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कि वो उनके साथ जुड़े हैं, पूरे मिशन के साथ वो तैयारी के साथ निकले हैं, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं। ये एक तरीके से जैसे आज कहें कि और भी स्पष्ट हो गई चीज कि जिस तरीके से सबने कहा कि आप, जिनके भी उनसे संवाद हुआ फोन पे, सबने कहा कि आप दिल्ली तक आना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है। तो एक बीजेपी के अंदर भी जो एक पिक्चर थी वो क्लियर हो रही है। दूसरा ये है कि जो मोदी की अपनी छवि है आदिल की, वो एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो संवाद बना रहे हैं। वो किसी भी आप देखें, युवा से लेके महिलाओं से लेके सबसे संवाद बनाने के, कॉर्पोरेट जगत, आम जनता, और ऐसे वो स्टेप बाय स्टेप वो ये जो प्रयास है वो अपनी छवि को उनको एक ऐसा बनाने की कि वो सबके रीच में है। इस संवाद की एक झलक हम पहले भी देख चुके हैं। कुछ उद्यमियों से उन्होंने, व्यवसायियों से जो विदेश में रहते हैं उनसे संवाद स्थापित किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, साथ ही कुछ यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी किया था। उसी की एक अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है इसे। हाँ बिल्कुल आदिल, देखिए जब तक हम जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी के प्रति यही शिकायत रहती है लोगों की कि वो संवाद नहीं बनाते हैं, वो उनका पता ही नहीं लगता किस विषय पे क्या सोचते हैं, क्या उसका हल सोचते हैं और आगे उनकी क्या रणनीति हो सकती है। वो आते हैं, एक बहुत भावनात्मक सा भाषण देते हैं और चले जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मोदी जो एक ऐसे पूरे देश में अगर हम बात करें कि एक
ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जिनको देश की जनता कुछ पसंद करे या ना करे, लेकिन सुनना उनको हर कोई चाहता है। वो उनसे हर मुद्दे पर ये सुनना चाहता है कि वो क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो मोदी के लिए अभी वो जो एक, फिर कहूं कि एक संवाद अगर वो बना लेते हैं पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं से और जनता के बीच में, जो काफी हद तक अभी तक सफल हुए हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये हाईटेक से कुछ नहीं होता है, जमीनी स्तर की सच्चाई अलग है, तो ये तो खैर चुनाव में पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से उनकी कोशिश, क्योंकि एक अगर हम कहें कि ये चुनाव, वैसे तो पार्लियामेंट्री चुनाव होना है, लेकिन एक तरीके से प्रेसिडेंशियल तरह का चुनाव हो गया है। एक तरफ राहुल को भले वो प्रोजेक्ट ना कर रहे हैं, लेकिन मोदी तो एक तरीके से आके खड़े ही हो गए। तो वो व्यक्ति कैसे संवाद बनाता है, ये भी उनकी एक, मोदी की अपनी एक रणनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब। लेकिन अग्निवा जी, राहुल गांधी के लिए राहें इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके बगावत करने वाला उनकी पार्टी में कोई मौजूद नहीं है। लेकिन बीजेपी के अंदर विरोध के स्वर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वक्त वक्त पर उठते रहे। लालकृष्ण आडवाणी नाराज हो गए। जेडीयू ने मोदी के ही मुद्दे पर, हालांकि उन्होंने कहा कि आप अपने प्रधानमंत्री का नाम घोषित कीजिए जिसे आप कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें यही अंदेशा था कि मोदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो वो ये चाहते थे कि मोदी के नाम पे खुल के बोले तो हम खुल के हट जाएं। लेकिन ये बात हुई नहीं। कहीं ना कहीं मोदी की वजह से जेडीयू का जो गठबंधन टूटा है बीजेपी से, वो मोदी की वजह से टूटा है। तो कहीं ना कहीं मोदी की राहें राहुल गांधी की तरह आसान नहीं दिख रही। देखिए, राह आसान निश्चित तौर पे मोदी के लिए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सांप्रदायिक उसको लेके 2002 के दंगों को लेके जो एक माहौल बना, ठप्पा लगा है, तो वो मुश्किल उनके जरूर है। लेकिन जहां तक आप पार्टी के अंदरूनी खींचतान की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया। आपने देखा कि सभी अभी नागपुर भी गए बड़े बड़े नेता, उससे पहले भी यहाँ अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, अडवाणी भी उसमें आए। अडवाणी का प्री एजेंडा था माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट, वो भी चीजों पे काम हो रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि कम से कम जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो उसने एक अपनी एक तय हो चुका है उनके कि अब मोदी ही आगे चीजों को संभालेंगे और रिजल्ट मोदी को जिम्मेदारी, तो इसलिए अब वो कोई खींचतान नहीं लग रही। जी, तो मोदी को फिलहाल जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए मोदी अभी आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ये चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या ये वीडियो? 1 रुपए में देखो, देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मोदी का चुनावी टॉनिक में। अग्निमा दुबे जी हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे मोदी को मिली जिम्मेदारियों पर। राहुल की राहें आसान हैं, मोदी की राहें खुद बीजेपी में मुश्किल हैं। लेकिन अब बात उनके आज के संबोधन की। मोदी ने आज बिहार से अपना एक अटैचमेंट भी सामने लाया। उन्होंने गुजरात की तारीफ भी की, गुजरात में हुए विकास के उन्होंने कसीदे पढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत के विकास की बारी है। लेकिन जो उन्होंने एक भावनात्मक जुड़ाव या भावनात्मक अटैचमेंट बिहार से अपना जाहिर किया, उस पर जरा चर्चा करते हैं। अग्निमा जी, मोदी बोले बिहार से मेरा एक भावनात्मक अटैचमेंट है। हाँ, देखिए, बिहार जैसा भी जेडीयू बात हुई और बीजेपी टूटे हैं, तो बिहार में अपना जो उनको कैडर है और बिहार की जनता से जुड़ना है। क्योंकि अगर हम पूरी बेल्ट की बात करते हैं, यूपी और पूर्वांचल हम जाते हैं, फिर बिहार जाते हैं, तो ये जो पूरी हिंदी बेल्ट है, इसमें बीजेपी का मजबूत होना काफी जरूरी है अगर उसको चुनाव में अच्छी अपनी जीत हासिल करनी है। तो पहले भी मोदी है बिहार के साथ अपना एक जुड़ाव, राजेंद्र प्रसाद और बाकी सरदार पटेल और ये
करके जो हमारी इमरजेंसी का हुआ, मोरारजी देसाई हुई, और इस तरह की चीज़ों को जोड़ के लिंक करते रहे। इस बार भी उन्होंने कहा है कि वो जहाँ पैदा हुए, बड़नगर जहाँ पैदा हुए थे, वहाँ बौद्ध भिक्षु बहुत आते थे, तो उसी को बिहार में भी बौद्ध और इनकी बात करी उन्होंने। तो एक इमोशनल भी वो बिहार के साथ अपने को जुड़ाना, बताना चाहते हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार और गुजरात साथ ही साथ हैं। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताऊं कि इन्होंने एक भाषण में, उन्होंने जो एक क्वेश्चन इनके एक पदाधिकारी ने किया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक गुजरात मॉडल की बात होती है, लेकिन इस बार पहली बार मोदी ने ये बोला कि हर जिले का अपना मॉडल है, विकास मॉडल। हर जिले में, दूसरे जिले में जरूरी नहीं है वही मॉडल चले। तो वो इस चीज को भी समझ रहे हैं कि पूरे देश में कि एक केवल गुजरात विकास मॉडल पे बढ़ जाए। तो वो आज इन्होंने इसको थोड़ा सा मोदी ने और स्पेसिफिक करके कहा कि जो हर जिले में मॉडल बदलता है, विकास मॉडल बदलता है, और इस तरीके तो से कहीं ना कहीं हाँ, मतलब वो पूरे एक देश की बात करने की उनकी एक कोशिश है कि केवल गुजरात की बात ना करके। मोदी पे इल्जाम लगते रहे ना कि वो पूरे देश की बात नहीं करते हैं, सिर्फ गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की तारीफ करते हैं। तो अब कहीं मोदी हर जिले की जो बात कर रहे हैं, उसी नसीहत का या उसी जो उनके ऊपर कमेंट्स में उन्हीं का नतीजा है? हाँ बिल्कुल, देखिए उन पर आरोप लगता है कि जरूरी नहीं है कि गुजरात मॉडल बिहार में चले, बिहार के लोग, क्योंकि हर राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं। तो इस चीज को वो इन्होंने आज जो बोला उसमें ये महत्वपूर्ण बात रही उनकी कि जो विकास मॉडल है, सबकी अपनी परिस्थितियां होती हैं, उस हिसाब से मॉडल तैयार करने पड़ते हैं, और बिहार को भी अपने स्थितियों के हिसाब से अपने मॉडल पे आगे चलना चाहिए। इस तरह की उन्होंने बातें करी। तो वो एक जो मोदी है, जो पूरा उनका जो एक अपना परसेप्शन पूरा एक नेशनल लीडर के रूप में उन्होंने अपना देने की अब धीरे धीरे कोशिश हुई। इसी क्रम में वो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। इसी क्रम में वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे हर राज्य में एक महत्वपूर्ण दौरा भी वो आने वाले समय में करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि दौरे करेंगे और एक स्ट्रेटजी प्लान करने की भी कोशिश करेंगे। चर्चा जारी रहेगी। अग्निमा जी, आपसे वक्त है एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मजबूत इरादे, बढ़ते कदम के साथ चैनल 1 न्यूज अब एक नए रूप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मोदी का चुनावी टॉनिक में। मोदी ने संबोधित किया आज 1500 बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं को। उन्होंने गुण सिखाए चुनाव में किस तरीके से पेश आना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन बातों को दरकिनार करना है। अमित शाह यूपी के प्रभारी मोदी के दाहिना हाथ कहलाए जाते हैं। आज उन्होंने अयोध्या का दौरा किया, रामलला के दर्शन किए, साथ ही कांग्रेस के लिए वनवास भी मांगा। ये भी कहा कि राम मंदिर भव्य तरीके से बनाया जाएगा। अग्निमा जी, क्या बीजेपी अपने पुराना जो रवैया था उसे इख्तियार कर रही है, फिर से राम मंदिर के मुद्दे पर आ रही है? क्या नरेंद्र मोदी जो भारत के विकास की बात करते हैं, गुजरात के विकास की तारीफें करते हैं, क्या वो विकास की पटरी से राम मंदिर के मुद्दे पर आएंगे? देखिए आदिल, अब अयोध्या गए थे अमित शाह, अब वहां पे निकलेंगे तो ये तो स्वाभाविक है, यही बोलेंगे कि राम मंदिर बनना चाहिए और बनाएंगे। इसके अलावा और कोई बयान दे नहीं सकते। अगर वो जरा सा ही कुछ ये कह दें कि इस मुद्दे पे चुप रहे हैं तो ये भी कंट्रोवर्सी है। तो ये बयान एक स्वाभाविक बयान है। बीजेपी का कोई भी नेता जाएगा तो वो बयान देगा। हालांकि ये मौका ऐसा है कि चुनावी जो कहना चाहिए एक शुरुआत हो चुकी है, तो उसमें ये बयान थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। विवाद का मसला भी हो जाता है कि क्या बीजेपी उस पर जा रही है। हालांकि उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है, लेकिन हम बात करते हैं कि बीजेपी की
कैसे यूपी में वो फोकस करेगी। पहला तो ये है कि यूपी में जब तक बीजेपी अपने को मजबूत नहीं करेगी वहां उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब उसकी रणनीति क्या रहे, एक चर्चा यह है कि मोदी खुद चुनाव लड़े, इलाहाबाद बनारस जो पूर्वांचल जैसे मैंने पहले कहा कि पूरी बेल्ट बिहार तक लेके प्रभावित रहे, और एक चर्चा यह है कि राजनाथ भी अपना अगर लखनऊ से लड़ते हैं तो एक पूरा माहौल यूपी में एक बीजेपी के फेवर में बनाया जा सकता है। इस तरह की रणनीति पे विचार चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के साथ बीजेपी का आंकलन जो है आदिल ये है कि जो पिछली बार जब यूपीए की सरकार बनी तो उसमें कहां से फायदा हुआ कांग्रेस को, उसमें आंध्रा से हुआ, यूपी से हुआ, राजस्थान से सीटें आई, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु ऐसे जो घटक दल के साथ थे वहां से उनको मजबूत स्थिति मिली। अब कांग्रेस मान के बीजेपी ये चल रही है कि इनमें से कहां पे वो प्रभाव जमा सकती है, तो सबसे ज्यादा यूपी में अगर वो सबसे ज्यादा सीटें हैं तो वहां वो कर सकती है, राजस्थान में शायद बेहतर स्थिति आने वाली है, तो यूपी फोकस होने वाला है आदिल। तो उसके रास्ता जो है केंद्र का वो यूपी से ही होकर जाता है, सभी की नजरें यूपी पर ही है। हाँ बिल्कुल, बिना यूपी के कुछ करे तो बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है। इस चुनाव में अगर बीजेपी अपनी टैली नहीं बढ़ाती है यूपी में तो कोई फायदा उनको होने वाला नहीं है वहां पे। लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, दो राज्य स्तर की पार्टियां हैं, दो प्रदेश स्तर की ऐसी पार्टियां हैं जिनका जादू वहां की जनता पर, आवाम पर सर चढ़कर बोलता है। क्या मोदी इस जादू को खत्म कर पाएंगे, बीजेपी के लिए एक नया इतिहास रच पाएंगे वहां पर? देखिए ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि जातिगत आधार पे भी बहुत हमारे यहाँ मतदान होता है, यूपी में होता है, बिहार में होता है, तो लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वह राज्य सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी इधर कांग्रेस भी कहना चाहिए भ्रष्टाचार, महंगाई आदि मसले हैं, जनता बदलाव चाहती है, तो बीजेपी के लिए एक कहना चाहिए वैक्यूम जो खाली है उसको भर सकती है। वही भरना कैसे है, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मतलब चुनौती मोदी के लिए आज की तारीख में यूपी ही है, और यही कारण है कि उन्होंने अमित शाह को अपने वहां पे चुनाया, अपने कोई कोताही वो यूपी में नहीं करना चाहते। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे यूपी में काफी बीजेपी के ऐसे कदम होंगे जो कि मतलब उसकी पार्टी को कम से कम उनकी उम्मीद होगी कि अग्निमा जी, अमित शाह अपने आप में एक विवादित नेता है, अभी विवादों में घिरे हैं, हालांकि उनके इल्जाम, उनके ऊपर लगे हुए इल्जाम सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी जो उन पर इल्जाम है, एक कट्टर हिंदुवादी नेता है। यूपी में राम मंदिर है, सब जानते हैं, अयोध्या है, शिगुफा जो है इस राम मंदिर का बीजेपी पिछले कई इलेक्शन से छोड़ते आए लेकिन मुकम्मल नहीं किया आज तक राम मंदिर को। आवाम इस शिगुफे से उकता चुकी है। क्या लगता है कि अमित शाह को लाना यूपी में, इस तरीके के कट्टरवादी हिंदू नेता को लाना, क्या आवाम के दिल में वो यकीन पैदा करना है कि हाँ जो पहले हमने बातें कही थी नहीं पूरी कर पाए, लेकिन अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन लोगों के दम पर राम मंदिर को जरूर हम जो अगर कहेंगे तो उसे पूरा करेंगे? देखिए बीजेपी को तो ऐसा लगता है कि अगर मोदी या इस तरह से लोग कहेंगे, क्योंकि जो पिछली जो अनुभव रहे थे उसमें बीजेपी ने वादा पूरा नहीं किया, इससे नाराजगी भी झेलनी पड़ी और अभी तक सत्ता से बाहर है, कार्यकर्ता उनका नाराज है। लेकिन अब स्थिति अलग है, क्योंकि मोदी का ये कहना चाहिए इमेज है कि वो जो कहते हैं करते हैं, इस तरह की इमेज है। लेकिन मोदी के प्लस पॉइंट ये है आदिल की उनका एक हिंदुत्ववादी चेहरा है और साथ में एक कहते हैं आधुनिक चेहरा भी वो देते हैं साथ में। अगर उन बीजेपी को लगता है कि उनका हिंदुत्ववादी चेहरा और आधुनिक जो मोदी का दोनों चेहरे हैं वो क्लब हो जाते हैं, और जैसा कि अभी है अभी उनकी इमेज, तो बहुत बीजेपी को इसका फायदा पहुंच सकता है। बाकी के जो मसले हैं जैसे कि माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट्स की बात करी जा रही है, ये सब इसलिए करी जा रही है कि भविष्य में एनडीए का विस्तार करना हुआ तब ये सब चीजें काम आएंगी। ये तब बात है कि भविष्य में छुपा है कि ये सारी बातें जो अब हो रही हैं वो आगे चलकर कितनी फायदेमंद साबित होगी, चाहे वो अमित शाह का तुरुप का पत्ता जो खेला गया है या फिर मोदी के नाम को जो आगे जपा जा रहा है, उस सब से कितना फायदा होगा, इस सब भविष्य के घर में छुपा है। फिलहाल वक्त कम है। अग्निमा जी हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ी, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया अग्निमा जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो मोदी की जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग थी उससे कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को, लेकिन कहीं ना कहीं एक नए युग का निर्माण होता नजर आ रहा है। इंटरनेट युग आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था नेता जाते थे अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे, अब नेता मीलों दूर बैठकर अपने कार्यकर्ताओं से संबोधन कर रहे हैं और कमाल की बात है कि जोश और ताकत कार्यकर्ताओं में आ रही है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।